हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग ने पहला पार्ट बना लिया है, ये दूसरा पार्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं, इम्पोर्टेंट वो मैं करवा रही हूँ। इसमें है क्वेश्चन पहला, भूमि एक संसाधन है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति बनाती है, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक। भूमि को कोई बनाया नहीं है, सौर ऊर्जा से या मानव ने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से, इसलिए यह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, यह है नहीं है पूछा है, इसलिए सीमेंट हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1992, 1992 में हुआ था। ख। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, क्या है? हिमनद। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है हिमनद। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। आइए और देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए? काली मृदा होती है। कपास और काली मिट्टी, कपास के लिए कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। क फॉर कपास, क फॉर काली, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। लैटेराइट मिट्टी, चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? या सोपानी खेत किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ में पाई जाती है? सभी। पोटास, फास्फोरस, चूना, इनमें से सभी की मात्रा जलोढ़ में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। लाल मिट्टी उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? किस मतलब राज्य पर सबसे ज्यादा कृषि भूमि खेती होती है? पंजाब में होती है। किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में कृषि भूमि पर खेती होती है? राज्य में, तो पंजाब में। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य खेत में क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। एजेंडा 21 का संबंध, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतपोषणीय संधारणीय विकास से। सतपोषणीय संधारणीय विकास से। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चंस 2-3 बार पूछा हुआ है, रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मत्स्य पालन। देखिएगा, जैव, जैव मतलब जिसमें जीवन हो ना। तांबा में जीवन नहीं है, चट्टान में जीवन नहीं है, लोहा में जीवन नहीं है। मत्स्य, मछली में देखिए जीवन है, इसलिए जैव संसाधन। जैव और जैव में देखिए अंतर। देखिए इसमें उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकरण किसमें सही किया गया? जैव और जैव। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव जिसमें जीवन न हो। अजैव में आपका आ जाएगा पहाड़, खेत, क्षेत्र, ये सारी चीजें आ जाएंगी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? किस नगर में? रियो डी जेनेरियो में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। सोपानी कृषि की जाती है। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? ढाल वाली भूमि पर। सोपानी कृषि ढाल वाली भूमि पर की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में। चिपको आंदोलन संबंधित है
वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था? 33। भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत, परसेंटेज पूछ रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1952, जो राष्ट्रीय वन नीति होती है 1952 में निर्धारित किया गया था कि कितना परसेंटेज नेशनल वन, नेशनल फॉरेस्ट होगा, तो 33% होगा। कितना परसेंट होगा? 33% होगा। नेक्स्ट चलिए, इनमें से कौन सा सर्वेक्षण तरीका इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? सीधी भागीदारी कौन नहीं करता है? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये सीधी भागीदारी नहीं करता है। बाकी चिपको आंदोलन सन मतलब कि आंदोलन से देखिए, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, बीज को बचाया गया। चिपको आंदोलन, लोग जो है कि पेड़ों पर चिपक चिपक कर अपना मतलब पेड़ बचा रहे थे कि पेड़ को ना काटा जाए। ये बहुत बहुत अच्छे पैमाने पर हुआ था ये सारे आंदोलन। तो इसमें सीधी भागीदारी है। संयुक्त वन प्रबंध, इसमें भी सीधी भागीदारी है, लेकिन नहीं है, किसमें नहीं है? वन्य जीव पशु विहार में नहीं है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? हरा मतलब ग्रीन, सोना गोल्ड। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को। नेक्स्ट आइए देखते हैं। हौज घास जलीय निकाय स्थित है दिल्ली में। हौज घास जलीय निकाय स्थित है दिल्ली में। हौज घास जलीय निकाय। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? मासिन राम, ये मेघालय में है, अपने इंडिया में मेघालय में मासिन राम। विश्व में सबसे ज्यादा जो होता है वर्षा मेघालय, मासिन राम। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी पर बनाई गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना किस पर है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? कौन सा तर्क नहीं है? इसमें से है, देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है। ये तो सही है भाई, नहीं पूछा है तर्क ने, ये तो सही है, जल लाती है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू करती है, ठीक है, ये भी सही है। मतलब गलत क्या है? ये गलत, ये वाला है ना, यही सही होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। आजीविका कैसे खत्म हो जाएगी? ये आपकी गलत, मतलब गलत है ये, और इसमें नहीं पूछा ही है, तो ये ग वाला ही होगा। नहीं पूछा है इसलिए ग वाला ही होगा। क्लियर नहीं सकते हैं। सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध चेनाब नदी पर है। सलाल बांध चेनाब नदी पर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ये 97.5%, 97.5% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? रोपड़ कृषि। लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है, रोपड़ कृषि है। इनमें से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल चना, काला चना।
इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? दालें, दालें फलीदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? तरबूज। रबी फसल, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर, सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट एक रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल में आपका आएगा धान और कपास, घ, हाँ दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल गेहूं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? धान, खरीफ धान। रबी में क्या आता है? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास है, जूट है, प्राकृतिक रेशम, तीनों होती है। रेशेदार में क्या हो जाएगा? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम। रोपड़ फसल कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? रोपड़ फसल है। कर्तन दहन कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? या मिजोरम में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत पाई जाती है? ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत पाई जाती है। खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय क्या होता है? जून और जुलाई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपड़ कृषि की फसल है? रोपड़ कृषि की फसल कपास है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अपभ्रक का है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानों का। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य, घ वाला आंसर। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए। मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? यह है कोयला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? लोहा, लौह अयस्क खनिज आधारभूत, आधारभूत कौन सा? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का। इस्पात बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। बॉक्साइट का किससे? अल्युमिनियम से है। हेमेटाइट का संबंध किससे है? हेमेटाइट का लौह अयस्क से है। हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? लौह अयस्क धात्विक है। लौह अयस्क धात्विक। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है?
पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन है? मैंगनीज। धात्विक खनिज मैंगनीज। आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली खनिज। आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली खनिज जस्ता। आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली खनिज जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैसें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का मुख्य उत्पादक मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक खनिज कौन सा है? अपभ्रक। अधात्विक खनिज अपभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? प्राकृतिक गैसें ऊर्जा खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग सीमेंट है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। कृषि आधारित का उद्योग क्या है? कृषि सूती वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? लौह और इस्पात। लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? वस्त्र निर्माण में से। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है? बंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े होते हैं? सिलचर और पोरबंदर। यह पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े होते हैं, सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नांतरण वाहनियों तथा देरी को घटाता है? कौन है ये? पाइपलाइन है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को नहीं जोड़ता है? महाराष्ट्र नहीं जोड़ता है, बाकी एमपी गुजरात उत्तर प्रदेश जोड़ता है। जो नहीं जोड़ता है वो पूछा, इसलिए इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्व सुरक्षित है? विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यह व्यापार को दर्शाता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग एनएच कौन सा है? NH 44। सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? उर्वरक का निर्यातक नहीं करता, बाकी चाय का करता है, कॉफी का करता है, तंबाकू का करता है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राज्यों के बीच। जहाँ राज्य है तहाँ राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? वायु परिवहन। दुर्गम मतलब जहां हम लोग पहुंच नहीं पाते, वहां हम लोग कहाँ जाते हैं? उड़ के जाते हैं, एरोप्लेन से। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1998 में किया गया था। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है? हल्दिया से इलाहाबाद। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम सामुदायिक सरकार है। कैसी सरकार है? बेल्जियम सामुदायिक सरकार है। और सामुदायिक सरकार क्या होती है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है उसे बोलते हैं सामुदायिक सरकार। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में बना था। श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया था? सिंहली को बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया था, सिंहली को। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक कौन सा समूह है? तमिल अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार ने निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता साझेदारी की थी? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी की थी। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली बहुसंख्यक है, तमिल अल्पसंख्यक है। सिंहली बहुसंख्यक है, तमिल अल्पसंख्यक है। बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम यूरोप में है। बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम यूरोप में है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? संघीय सरकार। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? लक्जमबर्ग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाओं का समावेश है। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया था? पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य ही सारा विभाजन होता है। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य कौन सा नहीं है? जम्मू कश्मीर नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची के विषय नहीं है? मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कृषि, सिंचाई है। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। समवर्ती सूची से संबंधित का विषय नहीं है विदेशी मामले। समवर्ती सूची से विषय नहीं। समवर्ती में दोनों आता है, राज्य और केंद्र समवर्ती में दोनों आएगा। समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? विदेशी मामले नहीं है। शिक्षा है, वन है, उत्तराधिकारी है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा संघीय सूची का विषय है। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? अधिनायकवादी व्यवस्था को। निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? श्रीलंका में है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। संविधान
कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? व्यापार राज्य सूची का विषय है। व्यापार राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है? कठोर संविधान। कठोर संविधान नहीं है संघात्मक। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी राजभाषा है। राजभाषा है हिंदी। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकायों में। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियां का विकेंद्रीकरण है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? विदेशी कार्य संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह गलत है। बाकी यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना ही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मानता है। ठीक है, ये तो सही है। संविधान के लिए सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी होती है। कोई भी लोग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, इसकी आजादी होती है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। बराबरी का अधिकार देता है, ये सब सही है। बाकी धर्म राजकीय, एक धर्म राजकीय धर्म बताता है, यह गलत है। गलत पूछा ही था। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कौन सा शासन का अंग नहीं है? नगर पालिका नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। मतलब धर्म के आधार पर कोई भी काम नहीं करेंगे। धर्म के आधार पर जिसके पास जो टैलेंट होगा उसको वही चीज मिलेगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान स्थानीय स्वशासी निकायों का संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव होना चाहिए। महिलाओं को समाज में बराबरी का मांग के आंदोलन को क्या कहा गया है? नारीवादी आंदोलन। मतलब नारी को समान अधिकार मिलेगा, बराबरी, पुरुष जैसा बराबरी अधिकार मिलेगा। नारीवादी आंदोलन। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत ही कम है। गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को से निर्देशित होना चाहिए। धर्म द्वारा। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता पर आधारित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, धर्म समान होना चाहिए। कोई इसमें धर्मों को समान समझना। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ है? पंचायती राज की संस्थाएं। पंचायती राज की संस्थाएं। महात्मा गांधी का विचार था धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। अगर लैंगिक भेदभाव मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव करेंगे तो हम जो है कि पुरुष और स्त्री में समान नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये देश में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? चुनाव आयोग में। भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? 6 निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? विरोधी दल को कहते हैं। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? उपयुक्त सभी। आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन है? कांसीराम।
भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र। क्रांतिकारी लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का विचारधारा क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। उपयुक्त में से सभी। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये क्या होता है? लोकतंत्र का डिफिनीशन भी है। विश्व के 100 से भी अधिक देश का दावा कौन करता है? लोकतंत्र करता है। विश्व में सबसे अधिक देश हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। लोग जाके अपना वोट देते हैं, अपनी सरकार चुनने का। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? लोकतंत्र का अवगुण कौन सा है? धनी व्यक्तियों का शासन, यह अवगुण है। बहुसंख्यकों को प्राथमिकता देना, दलों में व्यक्तिवाद, इनमें से सभी ये इसका अवगुण है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे लंबा संविधान भारत का ही है। निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान में आज भी तानाशाही चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से क्या संबंधित है? लोकतंत्र से इनमें से सभी। वैध शासन, उत्तरदायी शासन, पारदर्शी, इनमें से सभी। लोकतंत्र का प्रमुख गुण कौन सा है? देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, इनमें से सभी। सब लोकतंत्र का गुण है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, मतलब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो आय मिलता है। मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार श्रीलंका की स्थिति उच्चतम स्तर पर थी। श्रीलंका की स्थिति उच्चतम स्तर पर थी। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? श्रीलंका का 2016 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? म्यांमार। म्यांमार की जो है अन्य से बेहतर है। किसी देश की विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, व्यक्तियों की साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? विकसित देश फ्रांस है, बाकी ये सब विकासशील देश है। बांग्लादेश, ब्राजील, भारत। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? 130वां। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है?
श्रीलंका की भारत से बेहतर है। सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इनमें से सभी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? कौन सा है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत। इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय से। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? केरल में अधिकतम साक्षरता दर है, वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षरता मतलब ज्यादा पढ़े लिखे। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय। जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी उतना अच्छा विकास होगा उस राष्ट्र का। शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है, बताइए शिशु मृत्यु दर अनुपात कैसे निकाला जाता है? 1000 जीवित बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 68.8 वर्ष थी। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं? उड़ीसा और एमपी। सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों की मृत्यु, शिशु की मृत्यु होती है। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार दिया जाता है? 25%। द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं, द्वितीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अल्प रोजगार को प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार को विभाजित किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व। सार्वजनिक और निजी को विभाजन कहता है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र से। अधिकांश किससे होगा? प्राथमिक क्षेत्र से होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार